बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मोदी जी मणिपुर गए और 3 घंटे का उनका जो दौरा था, उसमें जो जो भी प्रकार का उन्होंने शो किया और इसका उद्घाटन करके भी आए रेलवे स्टेशन में। तो ये सब चीजें ऐसे लग रही थी कि मणिपुर उनको कोई गेस्ट है या क्या है, वो उनकी सत्ता है, वहां पे आज राष्ट्रपति शासन है। ऐसे सिचुएशन में मोदी जी का इस तरीका से जाना, डर के जाना, ये कभी कुछ ऐसा लगता है कि ये मानसिकता शायद ऐसी हो गई कि एक तो डर है कि भाई को लोग क्या कहेंगे और ये क्या, ये लोकशाही में नहीं चलता। कम से कम उन्होंने एक चीज ऐसे एक्सपेक्टेड थी कि भाई मैं लेट आया, मैं माफी मांगता हूँ, यहाँ पे बहनों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुए, हमने नहीं होना चाहिए था। कम से कम ये बातें कोई भी आदमी सहज से करता है। हमारे यहाँ हमारे दुश्मन की भी मौत हो जाती है तो हम लोग शायद ये कहते हैं कि भाई ठीक है, जो हुआ हुआ, लेकिन आज हम लोग वो आपको माफी मांगने आए या और कुछ ऐसे टाइप की बातें करते हैं लोग ऐसे। लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं उसके बातें भी किया। आपको मालूम है कि ये लोग उसमें मारे गए मणिपुर में, वहाँ पे जिस तरीका से दंगे हुए, जिस तरीका से वहाँ का प्रशासन पूरा का पूरा निकम्मा बन गया था। यहाँ पे पुलिस स्टेशन से सब शस्त्र लूट के लोग रास्ते पे आके कई लोगों को एक दूसरे के, यहाँ पे 2 समुदाय के बीच में ये सब झगड़ा चल रहा था, ये सबको मालूम है, सबने देखा। इसके पश्चात मोदी जी का इस तरीका से रवैया, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं या ये किस टाइप का राजकारण है और किस टाइप का ये आरएसएस के लोग इस तरीका से कितनी घृणा करते हैं। हमें सब पास्ट मालूम था उन्होंने किस तरीका से अपने बहनों को, भाइयों को, जब वो तुम्हारे मनुवादी संस्था से मनुवादी विचारों के बीच में पेशवाई के जमाने में किस तरीका से उन्होंने किया। मतलब उनको, उनके जिन में इतनी नफरत क्यों भरी है, तो ये समझने के तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। कम से कम मोहन भागवत और वो कहते हैं कि भाई हम लोग उनको चलाते हैं और वो उनके पाँव के नीचे में आते हैं, लेकिन जब उनका खून ही खराब है तो क्या कोई कर सकता है। जिन लोगों ने इंसानियत की है ही नहीं, पूरा का पूरा उन्होंने सब दांव पे लगा दी थी। और कुछ तरीका से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोग हमें पैदा हुए और जिन्होंने ये राज्य घटना लिख के इन लोगों के थोड़ा से गले फांस डाला, नहीं तो अदरवाइज तो इन लोगों ने कब का ये खत्म कर दिया होता। वो 2% का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख रहा है कि ये हमारा जुरिडिक्शन है, आप बीच में इंटरफेयर मत करिए। अरे जिस तरीका से एसआईआर के ऊपर में जो तमाशे चल रहे हैं, लोगों के होठ कटे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमारा ये इशू है, ये क्या तमाशा है क्या? पूरा का पूरा चीफ इलेक्शन कमीशन जो छुप के यहाँ पे वार कर रहा है उसका ये है। ये सब चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए। हम लोग अम्बेडकराइट है तो निश्चित रूप से हम कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ने इस बात को ये किया कि नहीं भाई ठीक है, हम स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी कुछ ये किया, रिजोल्यूशन पास किए होंगे, लॉ पास किए होंगे, लेकिन गवर्नर उसको कुछ नहीं करेगा, छुपा के रखेगा। क्या तमाशा है ये? कम से कम ये ऐसे टाइप का गंदा वातावरण नहीं था, इसके पहले भी नहीं था, ना कभी आगे भी होगा। लेकिन ये मोदी जी के जमाने में आरएसएस का जिस तरीका से उलझान हुआ है, तो ये सब सिचुएशंस को बड़ा ही हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी जिस तरीका से नेपाल में कुछ हो गया, तो लोग कई यूट्यूबर्स ने ये कहा कि इसी तरीका से शायद ऐसे ही व्यवहार चला तो इंडिया में भी इसी प्रकार के कुछ घटना होने की संभावना को हम लोग हो सकती है, या वैसे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह किए। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डर किसको है? कांग्रेस को डर है, हमको डर है, किसको डर है? ये डर तो उन्हीं को है जिन लोगों को ये सब, जिन लोगों ने जो संस्था को खराब किया है। डर तो वही है, सुप्रीम कोर्ट को डर है, वही हाई कोर्ट को डर है, वही लोगों को डर है, जो ब्यूरोक्रेट को डर है, मिनिस्टर को डर है, जो लोगों ने जिस तरीका से आज मिसयूज करके बैठे हैं। तो निश्चित रूप जो भी होगा वो सब सफर तो होना ही होना है। तो लोगों ने शायद ये हो सकता है कि 1-2 यूट्यूबर्स ने यहाँ तक किया कि हमारे देश में वो संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ विपक्ष बार बार सवाल उठाते हैं और जिस तरीका से सत्ताधारी पक्ष को सवाल करते हैं वो बड़ी एक जिम्मेदारी के साथ में होता है। और वो उसके वजह से आज होठ छोड़, गद्दी छोड़ पूरे देश में गुंज रहा है वो जो विवाद, और फिर उसके बाद में और उनके लफड़े चालू ही है। तो निर्लज्जा की भी एक हद होती है और क्रिमिनलिटी की भी एक हद होती है।
कब तक चलते रहेगा? एक दिन तो आएगा सब लोग त्रस्त होके इसको नीचे में गड्ढे में डाल देंगे ये सब, और सब लोग मट्टी में गड़ा देंगे। तो ये होता है, ये सब वक्त के साथ में ये सब चेंजेस होने ही होने हैं। सबको मालूम है, बुद्ध कहते हैं कि ये हर पल पल में, एक क्षण क्षण में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। कई लोग बीजेपी में रहने के पश्चात भी वो मोदी जी की हर चीज़ों से काफ़ी खफा है, नफरत करते हैं। लेकिन इस तरीका से वो आरएसएस ने और इनके बीच में, दोनों के बीच में व्यवहार चल रहा है, वो देख के भी आदमी को शर्म आ रही कि किस तरीका से क्या होगा। अभी मित्रों 17 तारीख को नजदीक आई है, मोदी जी का 75वां अभी कंप्लीट हो रहा है। सभी लोगों ने उसके पीछे में ये लगाया है, अटकलें लगा के रखी है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये वो सब बीजेपी के खेमे में बहुत जोरों से ये चल रहा है। अभी ये सब तुम्हारे मोहन भागवत जी के ऊपर में है, किस तरीका से वो डील करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो होना है। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा कल फिर उनके डिग्री के ऊपर में कुछ चर्चा है, और एडमिशन स्टेज में कि क्या होगा उसमें। शायद हो सकता है कि उनकी डिग्री फर्जी हो जाए तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन तय है। डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए तो उसमें कितने दिन में उनका ये हो जाएगा। तो ये सब सिचुएशंस को निकलने के लिए तुम्हें कुछ समय तो लगता ही लगता है। अभी ये 11 साल तक जिस आदमी ने ये किया, जब राहुल गांधी का जब ये डिफेमेशन की केस में ऐसे भागते रहे, ऐसी जैसे कि रॉकेट की स्पीड पे सब जुडिशियरी काम किया है, लेकिन उसी तरीका से इसके ऊपर में किसी का ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में ये सब बुरे दिनों के संकेत आज ही तुम्हें दिख रहे हैं। आज भी घबरा, कोई डर ये नहीं है। उन लोगों ने फोल्डेड हैंड से उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो हो गया, नेक्स्ट इलेक्शन में हम देखेंगे, हम लोग सही ईवीएम से नहीं करेंगे या कुछ करेंगे। तो कुछ हद तक तुम्हारा संकट टल सकता है, या कुछ अभी तो भी हम लोगों ने सीखना चाहिए। लेकिन ये जब भी कभी हो जाएगा तो उनका पतन ये निश्चित है। जब पतन हो जाएगा तो ये 72 आवर्स अभी राहुल गांधी ने बोला है, शायद वो वाराणसी के इलेक्शंस के लिए मोदी जी के जितने भी उन्होंने कांड किए, क्योंकि जिस तरीका से वहाँ का ग्राफ था वो मिड दोपहर तक का ऐसा चल रहा था कि वो बहुत पीछे चल रहे थे नरेंद्र मोदी जी, और सडनली उन्होंने वहाँ के रिजल्ट्स लाने बंद हो गए, और जो भी खेल हो गया वो सबको मालूम है। इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा आज हमें राहुल गांधी सब बताने वाले हैं। वाराणसी में वो किस तरीका से होगा, कहाँ होगा, कितने बजे होगा, ये सब सीक्रेट रखा है उन्होंने। वो इसलिए सीक्रेट रखा कि अभी तक वो बीजेपी को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि नहीं, अदरवाइज वो लोग कुछ ना कुछ अटकलें लगा देंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेंगे, जिसके वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है, या बहुत कुछ ये हो सकता है करके बीजेपी को कांग्रेस भी चेस करते अपने इसको करेंगे। या हो सकता है उसका बिहार में न जाते हुए या वाराणसी में न जाते हुए वहीं दिल्ली में कोई जगह उनका फंक्शन भी अरेंज हो सकता है। सब कुछ ये भरोसा नहीं है, लेकिन प्रोग्राम तो होना है। एक तरफ में अडानी के लिए ऊपर में जिस तरीका से डोनाल्ड ट्रंप का ये जो चल रहा है, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें हमें कुछ शर्त हमारे मानने पड़ेंगे, हमारे से ये खरीदना पड़ेगा, हमारा वो खरीदना पड़ेगा। ये सब चीज़ें व्यापार में चल रहे हैं। हो सकता है अभी मोदी जी की क्या हालत है क्या नहीं होगा, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जिस तरीका से अमेरिका अडानी के इसमें जो ये जो हो रहा है क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस के इंडक्शन के मैटर्स है, तो निश्चित रूप से वो काफ़ी दर्द लायक है। और मोदी जी को मालूम नहीं, उनको ऐसा लगता है कि वो शायद वो पूरे सरकार के ही मालिक आज अडानी बैठे हैं, जैसे कि अडानी प्राइवेट कंपनी इंडिया लिमिटेड, ऐसा इस टाइप का ये जो खेल हो रहा है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हमें संकेत दे रहा है। एक दूसरी बात, आज जब हर चीज़ों में बीजेपी ने अपने आप को, हर जो घटना को पाकिस्तान के द्वारा ये हो गई हुई ऑपरेटेड हो गई है, ऐसा करके सभी लोगों को, देशों को ये किया, और आज उसी पाकिस्तान के अगेंस्ट में वो क्रिकेट की मैच लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पे उद्धव ठाकरे जी और काफ़ी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं होने देंगे इंडिया में, यहाँ पे तो हम लोग तो विरोध करेंगे। तो उसके वजह से उन्होंने शायद वो कुछ पोस्टपोन करने का ही चल रहा है। ये सब सिचुएशंस के ऊपर में हम लोग बड़े ये है, और सही भी है।
जब कोई किसी समूह के ऊपर में आपने ये कहा कि इस तरीका से हुआ है और फिर उनके साथ में दोस्ती कर रहे हो, तो ये क्या सिचुएशन है? दोस्ती करो ठीक है, कोई दूसरे इश्यूज पे होगा, फिर उसको बदनाम मत करो जब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। एक दूसरे का काफ़ी महत्वपूर्ण एक बात आई है, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, और आप लोगों को मालूम है कि इंडिया किस तरीका से ऑस्ट्रेलिया का एनिमी बन गया है। वहाँ पे जिस तरीका से वहाँ पे मर्डर केसेस हो गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें शामिल होने के कुछ आगे में, इसके पहले बहुत सारी जगह आई और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत ज़्यादा तंग वातावरण हो गया। वहाँ से उन्होंने इंडियंस बहुत ज़्यादा प्रमाण में हैं और उसमें खालिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा, मतलब सरदार जी लोग ज़्यादा है। ये सब सिचुएशन में उन्होंने कहा कि आप हमारे देश में आके किसी को मार कैसे सकते हो, तो उसके ऊपर में काफ़ी झगड़ा हो गया। उनके बाद में अपने इंडियन के फिर रिलेशनशिप, और ये मोदी के वजह से और ये सब लोगों के वजह से वहाँ का होम मिनिस्टर अपना, उसके भी ऊपर में आरोप है कि उनके डायरेक्शन से ये सब हुआ है। निश्चित रूप से ये बहुत ही दर्द देने वाली घटना है। हमारे यहाँ पे हजारों के तादाद में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लोग बसे हैं, उनकी जिंदगी, और वो सब लोग कह रहे हैं कि यू लिव दिस कंट्री। तो मित्रों, ये सब क्यों हुआ, क्यों ऐसी परिस्थिति किसने निर्माण की, और यदि यह निर्माण की है तो अभी ये कैसे सुधरेगी? तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने 17 तारीख उनके लिए शायद अच्छी ये है, अच्छा वक्त है। उन लोगों ने आराम से उन्होंने रिजाइन करके चले गए, तो शायद हो सकता है कि देश में कोई नया आदमी आए तो और हो सकता, और एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिल सकता है। सभी लोगों को मिलजुल के हम लोग इंडिया को फिर मजबूती के साथ में खड़ा होने के लिए एक मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम यही विराम लेते हैं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।